क्या हो अगर पीएम मोदी पर हमला हो जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया की सबसे पावरफुल और पॉपुलर इंसानों में से एक हैं। आज की तारीख में देश के लोगों का सबसे ज्यादा भरोसा अगर किसी इंसान पर है तो वह हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी पर है। लोगों के सेंटिमेंट मोदी जी के साथ जुड़े हुए हैं। ये घटना 15 जून 2004 की है, जब गुजरात स्टेट के अहमदाबाद के एक इलाके में स्पेशल टास्क फोर्स ने 4 आतंकवादियों को एनकाउंटर में मार गिराया। इन्हें मारने के पीछे रीजन यह दिया गया कि ये लोग गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने के लिए आए थे। यह चारों खतरनाक आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य थे। आज अगर नरेंद्र मोदी के साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो क्या होगा? क्या वही होगा जो आयरन लेडी और देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत के बाद हुआ था? तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक हर दरवाजे पर सुनाई दे जाएगी और सबसे बड़ा सवाल देश के भीतर खड़ा होगा कि आखिर मोदी जी के बाद आए खाली स्थान को कौन भरेगा? जो व्यक्ति मोदी जी के साथ ऐसा करेगा आखिर उसका क्या होगा? आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही सवालों के साथ और उनके जवाबों को तलाशने के लिए जुड़े हुए हैं, इसलिए आखिरी तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर अचानक हमारे देश के प्रधानमंत्री की मौत हो जाए, उनकी हत्या हो जाए या वह रिजाइन कर दें, तो ऐसी सिचुएशन में देश की पूरी पावर किसके हाथ में होगी और यह देश चुनाव होने तक कैसे चलेगा? इस मामले में परंपराओं पर गौर करें तो ऐसी किसी भी सिचुएशन में प्रधानमंत्री का पद खाली हो जाता है तब राष्ट्रपति रूलिंग पार्टी के किसी सीनियर नेता को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। वह तब तक प्राइम मिनिस्टर बने रहते हैं जब तक कि रूलिंग पार्टी अपने किसी नए लीडर को चुनकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठा देती। इसके अलावा वर्तमान प्रधानमंत्री की कैबिनेट रद्द कर दी जाती है। हालांकि यह बात कंपलसरी नहीं है कि करंट प्राइम मिनिस्टर के सडनली पोस्ट छोड़ने या फिर उनकी डेथ की कंडीशन में रूलिंग पार्टी के सीनियर नेता को ही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। हालांकि यह केवल एक ट्रेडिशन है जो अब तक फॉलो होता आया है। ऐसा कोई कंपलसरी नियम नहीं है कि प्रेसिडेंट रूलिंग पार्टी के सीनियर नेता ही हों एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पर अपॉइंट करें। जानकारी के मुताबिक देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद राष्ट्रपति ने कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलजारी लाल नंदा को देश का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया था। हालांकि इसके ठीक 13 दिनों के बाद कांग्रेस पार्टी ने लाल बहादुर शास्त्री जी को अपना नेता चुना और उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया गया। हमारे देश में अब तक के आखिरी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी रहे। वर्तमान में देश में उप प्रधानमंत्री का पद खाली है। अगर आप सोच रहे हैं कि केवल रूलिंग पार्टी के सेलेक्ट कर देने भर से कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर बैठ जाएगा तो यह इतनी सीधी बात नहीं है। जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर चुना जाना है उस व्यक्ति को लोकसभा में अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करनी होती है। मान लीजिए कि वह व्यक्ति अपनी मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर पाया, उसके बाद कोई और व्यक्ति अगर अपनी मेजॉरिटी को प्रूफ नहीं कर पाता है, ऐसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट असेंबली को डिसॉल्व करके जनरल इलेक्शन अनाउंस कर देते हैं। हालांकि ऐसा केवल एक ही बार हुआ है कि राष्ट्रपति के डायरेक्ट पीएम के खाली हुए पद पर किसी और को एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया हो। साल 1984 में जब अचानक देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, तब उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने उनके ही बड़े पुत्र राजीव गांधी को प्रधानमंत्री के पद पर अपॉइंट कर दिया था। इसके बाद चुनावों की प्रक्रिया से गुजरकर अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर चला जाता है तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर से होकर सारे अधिकार नए प्रधानमंत्री के हाथ में आ जाते हैं। उसके ही सुझावों पर राष्ट्रपति देश के अगले नए मंत्रियों को अपॉइंट करते हैं। प्रधानमंत्री के हाथ में देश की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की कमान होती है। देश की सेना और बॉर्डर सिक्योरिटी से कनेक्टेड सभी विभागों का सुप्रीम पॉलिटिकल लीडर होता है। बॉर्डर पर क्या स्ट्रेटजी चल रही है और इन फ्यूचर क्या रणनीति अपनानी है, यह तमाम फैसले प्रधानमंत्री की जानकारी और देखरेख में लिए जाते हैं। इसके अलावा विदेशी मामलों में किसी समझौते या ट्रीटी पर साइन करना हो, किसी मित्र देश की यात्रा पर जाना हो, यह तमाम काम देश के प्रधानमंत्री करते हैं। यानी हम यह कह सकते हैं कि आज की डेट में अगर देश के प्रधानमंत्री का पद किसी तरह खाली हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में भारतीय जनता पार्टी को अपना एक नया लीडर चुनना होगा। उस लीडर को लोकसभा में
अपना बहुमत सिद्ध करना होगा। अगर वह बहुमत सिद्ध हो पाए तो वह देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर एक बार जनरल इलेक्शन होंगे। लेकिन यह तो बात की बात है। सबसे पहले तो अगर भगवान न करे, अगर देश के प्रधानमंत्री की हत्या हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में देश के हालात कैसे होंगे। हमारा देश एक बार इस हालात से गुजर चुका है। आइए जान लेते हैं कि साल 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद क्या सिचुएशन बनी थी। इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही 2 सिख बॉडीगार्ड ने गोली मारकर कर दी थी। इसके बाद तो पूरे देश में सिखों के प्रति एक गुस्सा देखा जाने लगा। खास तौर से दिल्ली में हालात बहुत खराब हो गए। गुस्से से भरी भीड़ ढूंढ ढूंढ कर सिखों को मारने लगी, उनको परेशान करने लगी, उनके घर जलाए जाने लगे, उनकी दुकानों पर लूटपाट होने लगी। इस देश में उनका रहना मुश्किल हो गया। केवल 4 दिनों में ही लगभग 8000 सिखों की हत्या हो गई। पूरे देश में लगभग 40 शहरों में सिखों के प्रति दंगे भड़क उठे। हमला करने वाले अपने साथ केरोसिन, पेट्रोल, आयरन रोड, पत्थर जैसी चीजें लेकर आते थे। सिखों की प्रॉपर्टी सब कुछ जला देते थे। दिल्ली में 3000 सिखों की लाशें ट्रकों में भरी थीं। आंकड़ों की माने तो इन दंगों में देश भर के शहरों में 8000 से 17000 तक सिख संप्रदाय के लोग मारे गए थे। अगर इन बातों पर गौर करें तो देश के भीतर का ही कोई शख्स अगर इस घटना के लिए जिम्मेदार हुआ तो उसके संप्रदाय के लोगों के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। हालात पर काबू करना मुश्किल हो जाएगा। अगर इस तरह की अनहोनी में कोई विदेशी ताकत या कोई आतंकवादी संगठन इन्वॉल्व होते हैं तो ऐसी सिचुएशन में देश में दंगे तो नहीं होंगे, लेकिन पूरे देश में अशांति और अस्थिरता का माहौल होगा। लोगों के दिलों में जबरदस्त गुस्सा होगा। कुछ ऐसा ही हुआ प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ भी। लेकिन मोदी जी की लोकप्रियता और आज के हालात को देखते हुए अगर हालात ज्यादा बिगड़े तो हो सकता है कि आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति देश में इमरजेंसी घोषित कर दें और लॉकडाउन जैसी स्थिति लग जाए। लोगों के लिए यह तय हो जाएगा कि कौन आदमी कहां जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में सोचिए उस आदमी के साथ क्या होगा जो मोदी जी को असैसिनेट करेगा। इंदिरा गांधी को जिन 2 लोगों ने गोली मारी थी उनमें से एक को तो तत्काल ढेर कर दिया गया था, दूसरा अपने एक साथी के साथ भागने में कामयाब हो गया। लेकिन बाद में उसे और उसके साथी को पकड़कर कोर्ट के सामने पेश किया गया और कोर्ट ने उन दोनों को डेथ पेनाल्टी दी। मोदी जी की बात करें तो उनके साथ हमेशा स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के ऑफिसर्स के साथ साथ एनएसजी के कमांडो भी मौजूद होते हैं। कुल मिलाकर एक समय में उनके साथ 100 सिक्योरिटी पर्सन मौजूद रहते हैं। इसके अलावा वो जिस स्टेट में जाते हैं वहाँ की पुलिस भी चप्पे चप्पे पर चौकन्नी और तैनात रहती है। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई आदमी मोदी जी पर हमला करने की हिमाकत करता है या तो उसे तत्काल गोली मार दी जाएगी या फिर उसे पकड़कर 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाएगा। और इस 3rd डिग्री टॉर्चर में जो चीजें शामिल होगी उनकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इंदिरा गांधी के दूसरे हत्यारे के साथ क्या हुआ जरा उसे सुन लीजिए। दिल्ली क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में सबसे पहले उसे इन्वेस्टिगेट किया गया, उसके बाद आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसके बाद सीबीआई, फिर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ ने उसे इंटेरोगेट किया। पूरे 5 साल तक उसे इंटेरोगेशन के तौर से गुजरना पड़ा। हत्या के हर एंगल की जांच की गई। अगर मोदी जी के ऊपर अटैक होता है तो उस व्यक्ति के साथ भी 2 सिचुएशन हो सकती हैं कि या तो उसे तत्काल गोली मार दी जाए या फिर पकड़े जाने पर उसे इंटेरोगेट्स किया जाए और घटना के हर एंगल की जांच की जाए। अगर मोदी जी को मारने वाला कोई विदेशी हुआ तो उससे तीसरा विश्व युद्ध होने की संभावनाएं बनती हैं। वह कैसे, आइए जानते हैं। पहले और दूसरे विश्व युद्ध कैसे हुए थे। साल 1908 में सर्बिया हंगेरियन राजकुमार अपनी पत्नी के साथ संग बोस्निया गए थे, जहां राजकुमार के ड्राइवर ने उनकी गाड़ी को रॉन्ग टर्न दे दिया। बस इसी बात पर राजधानी बोस्निया में ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्नांडिस और उनकी पत्नी की हत्या हो गई थी। इसके बाद बोस्निया ने जर्मनी के साथ मिलकर साइबेरिया पर हमला किया तो साइबेरिया ने भी रशिया के साथ मिलकर मुकाबला शुरू कर दिया। जर्मनी ने साइबेरिया के साथ सदस्य पर भी वॉर डिक्लेयर किया। रशिया के साथ फ्रांस आ गया तो फ्रांस पर भी वॉर डिक्लेयर हुआ। इसके बाद ब्रिटेन भी साथ में आया, उसने जर्मनी के ऊपर भी वॉर डिक्लेयर किया। देखते ही देखते एक छोटी सी घटना से शुरू हुआ युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील हो गया। सोचिए, जब देश के सबसे लोकप्रिय नेता के साथ
ऐसा कुछ होगा तो आगे की सिचुएशन क्या होगी। अहमदाबाद पुलिस ने एनकाउंटर में जो 4 लोगों को आतंकवादी बताकर मारा था, यह मामला 5 साल तक सुप्रीम कोर्ट में चला। साल 2009 में अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एसपी तमंगी की अदालत में पहुंचा, जहां उन्होंने पुलिस की जांच की थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया और इस एनकाउंटर को फेक एनकाउंटर करार दिया। एनकाउंटर करने वाले 5 पुलिस ऑफिसर्स को आरोपी बनाया गया। कोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि यह चारों आरोपियों इशरत जहान, जिशान जौहर, अहमद अली राणा, जावेद गुलाम शेख को मुंबई से लाकर अहमदाबाद में गोली मारी गई है। यह मामला सीबीआई के पास जांच के लिए आया, जहां सीबीआई ने एनकाउंटर में शामिल सभी ऑफिसरों को आरोपी बनाया और कई एंगल से जांच करने के बाद यह पता चला कि यह एक फेक एनकाउंटर था। खैर, मामला अब भी अदालत में चल रहा है। मोदी जी पर हमले की सच में कोशिश उनकी पटना रैली के दौरान हुई। साल 2013 में जब वह एक इलेक्शन कैंपेन में जा रहे थे, उस दौरान रेलवे स्टेशन और पटना के गांधी मैदान में 2 बम ब्लास्ट हुए। इस घटना में 5 लोग मारे गए, 39 लोग घायल हुए। बम स्क्वाड को घटना वाली जगह से 2 जिंदा बम और मिले। इस घटना के लिए स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट्स ऑफ इंडिया को जिम्मेदार माना गया। इसमें लगभग 23 सस्पेक्ट थे, जिनमें से 11 को अरेस्ट कर दिया गया और केवल 1 को सजा हो पाई, जो कि जुवेनाइल यानी कि नाबालिग था। हमला करने वाले लोगों का मानना था कि मोदी जी गोधरा राइट्स के लिए जिम्मेदार हैं। दोस्तों, वीडियो का उद्देश्य आपको इन्फॉर्मेशन और प्रोसीजर से अपडेट करना है, किसी के सेंटीमेंट को हर्ट करना तो बिल्कुल नहीं है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मोदी जी के बाद देश का नेक्स्ट पीएम कौन होगा, इस पर आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।